हेलो बच्चों। आज हम ले रहे हैं दादा भाई नौरोजी के आर्थिक निकासी सिद्धांत का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट लिया था जिसमें हमने लिया था कि ड्रेन थ्योरी आर्थिक निकासी का अर्थ क्या होता है, कैसे इसके प्रकार कितने 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 प्रकार की दादा भाई नौरोजी ने कितने प्रकार की आर्थिक निकासी बताई है और इसके कारण क्या है। इन तीन चीज़ों को हमने पहले लेक्चर में लिया था कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ का अर्थ हमने लिया था कि आर्थिक निकासी का मतलब है एक तरफा हस्तांतरण, आर्थिक साधनों का एक तरफा हस्तांतरण। एक तरफा हस्तांतरण का मतलब क्या था कि जो साधन थे वो भारत से, आर्थिक साधन जो थे वो भारत से ब्रिटेन की तरफ हस्तांतरित हो रहे थे, लेकिन उसके बदले में भारत को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए इसको हम कहते हैं आर्थिक निकासी। फिर उसके प्रकार लिए तो दादा भाई नौरोजी ने इसको तीन प्रकार की बताई। फिर उसके कुछ कारण बताए। कारणों में उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, यूरोपीय कर्मचारी या ब्रिटिश कर्मचारी जो काम करते थे, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो या फिर सैन्य अधिकारी हो, वो सारे के सारे या कोई बिजनेस वाले हों, सारे के सारे जो लोग थे अपना वेतन और सारे जो बचत है वो इंग्लैंड भेज देते थे, क्योंकि कोई भी ब्रिटिश कर्मचारी जो था वो भारत में निवेश करने का इच्छुक नहीं था। वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वो काम करते थे लेकिन उनका परिवार, बच्चे सब इंग्लैंड में रहते थे, तो उनको भरण पोषण के लिए उनको धन वहाँ पर भेजना पड़ता था। इसके अलावा जो ब्रिटिश कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे वो ब्रिटिश वस्तुओं की मांग करते थे, और जो ब्रिटिश वस्तुएं थी वो भारत को ब्रिटेन से मंगवानी पड़ती थी, तो उसके बदले में धन देना पड़ता था। भारत को विभिन्न कार्यों के लिए ऋण लेना पड़ता था जो ब्रिटेन से दिया जाता था, और उस पर भारी मात्रा में ब्याज दिया जाता था। ये सब चीज़ हमने ली थी पहले लेक्चर में। अब हम लेते हैं आज के लेक्चर में कि आर्थिक निकासी का अनुमान। दादा भाई नौरोजी ने फिर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक लिखी उसमें ये अनुमान लगा। केवल दादा भाई नौरोजी ने ही अनुमान नहीं लगाया, बाकी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये अनुमान लगाया कि कितना धन भारत से ब्रिटेन को जाता है। फिर इसके प्रभाव लेंगे कि भारत पर आर्थिक निकासी का क्या प्रभाव हुआ और इंग्लैंड पर इसका क्या प्रभाव हुआ। फिर लेंगे हम कि कैसे दादा भाई नौरोजी ने कौन से उपाय सुझाए जिसके माध्यम से हम आर्थिक निकासी को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्थिक निकासी के अनुमान कि कितना अनुमान लगाएं। तो कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्री कहते हैं वैसे तो भारत से ब्रिटेन को जितना भी धन का हस्तांतरण हुआ उसका सही सही अनुमान लगाना असंभव है, लेकिन इसके बारे में कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा अनुमान लगाए गए थे जो इस प्रकार से हैं। बैरलस्ट ने अनुमान लगाया कि प्लासी की लड़ाई के ठीक बाद के 5 वर्षों की अवधि के दौरान माल और सराफा के मामले में भारत से जो कुल निकासी हुई वो 4,94,1611 पाउंड स्टर्लिंग थी। एस बी शाउल ने भुगतान संतुलन के आधार पर जो निकासी का अनुमान लगाया, तो उन्होंने कहा कि अकेले 1880वें साल के लिए राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा था वो 4.14% जो आय राष्ट्रीय आय की 4.14% जो था वो विदेशों को, ब्रिटेन को हस्तांतरित या आर्थिक निकासी के रूप में चला गया। दादा भाई नौरोजी ने इसका अनुमान जो था वो पहले 80 लाख रुपए लगाया था। बाद में 1870 में उन्होंने कहा कि 1.2 करोड़ रुपए, 1893 में 25 करोड़ रुपए हो गई, 1897 में उन्होंने अनुमान लगाया 83 से 92, मतलब 10 साल की अवधि का अनुमान लगाया, तो ये 359 करोड़ रुपए पाया गया। तो इस तरह से 1905 में उन्होंने गणना की कि ये 51.5 करोड़ रुपए हो गया, मतलब ये बहुत तेजी से 515 करोड़ रुपए हो गया। तो इस तरह से ये बहुत तेजी से बढ़ने लग गया था। अब आता है कि जीवी जोशी, दूसरे एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि 1834 से 1838 की अवधि में भारत से आर्थिक निकासी की मात्रा लगभग 600 मिलियन स्टर्लिंग रही थी। वाचा जो अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा कि 1901 में आर्थिक निकासी की मात्रा लगभग 30 से 40 करोड़ प्रतिवर्ष रही है। बैनर्जी ने कहा कि 19वीं शताब्दी के अंतिम 30 वर्षों में आर्थिक निकासी की मात्रा 30 मिलियन रही है, और आरती दत्त का मानना था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक निकासी की मात्रा प्रतिवर्ष लगभग इतनी रही है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग अनुमान अर्थशास्त्रियों के द्वारा लगाए गए। अब आता है कि इस आर्थिक निकासी का प्रभाव क्या पड़ा। भारत से इंग्लैंड में संसाधनों और सराफाओं की भारी मात्रा में निकासी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाले।
मतलब भारत की अर्थव्यवस्था तो इससे दुष्प्रभावित हुई, मतलब उस पर बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। तो मतलब कहने का मतलब है, इस आर्थिक निकासी के कारण भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जबकि इंग्लैंड पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा। इस निकासी के परिणामों का विभिन्न भारतीय अर्थशास्त्रियों जैसे दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, आर.सी. दत्ता, जी.के. गोखले, जी.वी. जोशी और अन्य ने इसके हानिकारक प्रभावों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। भारत से इंग्लैंड के लिए संसाधनों और पूंजी की निकासी का आलोचना करते हुए एम.जी. रानडे ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय आय का 1/3 से अधिक किसी न किसी रूप में अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था। मतलब इस आर्थिक निकासी के बारे में या संसाधनों के इंग्लैंड की तरफ हस्तांतरित होने के बारे में जो एम.जी. रानडे थे, उन्होंने कहा कि भारत की जो राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 से भी अधिक हिस्सा जो है वो अंग्रेजों द्वारा किसी न किसी रूप में ले लिया जाता है। 1901 में आर.सी. दत्ता ने देखा कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर किसी भी देश में भारत से निकासी अस्पष्ट थी। शुद्ध राजस्व का आधा हिस्सा भारत से बाहर रहता रहता है। मतलब कहने का मतलब था कि बहुत बड़ी मात्रा में जो धन था वो देश के बाहर जा रहा था। तो इसलिए आर्थिक निकासी के कुल प्रभाव क्या पड़े, इसको देखने के लिए हमको इंग्लैंड और भारत दोनों के पर पड़ने वाले प्रभावों का अलग अलग अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि भारत पर आर्थिक निकासी का क्या प्रभाव पड़ा। भारत से इंग्लैंड में जो संसाधन हस्तांतरित हुए, क्योंकि जो संसाधन भारत के विकास में काम आने थे, भारत में उद्योग धंधों को स्थापित करने में काम में आने वाले थे, भारत के लोगों को रोजगार जिससे मिलना था, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती और जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती, वो सारे संसाधन जो थे वो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा चूंकि ब्रिटेन में चला गया, जिससे भारत में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिससे यहाँ के लोगों का जो रोजगार मिलना था, उनकी आय में वृद्धि होनी थी, उनका जीवन स्तर उन्नत होना था, वो नहीं हो पाया। सरकार द्वारा किए गए भारी सार्वजनिक ऋण और उसके ब्याज के भुगतान में भारत के लोगों पर कर का बोझ बढ़ाना आवश्यक हो गया। अब क्योंकि सरकार ने विदेशों से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सार्वजनिक ऋण ले लिया था, तो अब सार्वजनिक ऋण ले लिया तो अब क्या कर, उसका ब्याज का भुगतान भी करना था, ऋण का भुगतान तो करना ही है, ब्याज का भी भुगतान करना है। तो ऐसी स्थिति में अब ब्याज का भुगतान कहाँ से करें? तो सार्वजनिक आय प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को लोगों पर कर का भार बढ़ाना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा कर लोगों पर लगाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में लोग जो पहले ही गरीब थे, वो इन करों के बोझ से और ज़्यादा उससे पीड़ित हो गए, मतलब और ज़्यादा गरीबी की ओर वो ढकेले जाने लगे। दादा भाई नौरोजी के अनुमान के अनुसार 1886 के दौरान भारत में कर का बोझ जो था उसकी कुल आय का 14.3% था, जो इंग्लैंड में 6.93% की तुलना में बहुत अधिक था। मतलब इंग्लैंड में उस समय जो कर का बोझ था 6.93% था, 93% था, जबकि भारत में ये बोझ जो था 14.3%, मतलब उससे दुगने से भी ज़्यादा कर का बोझ लोगों की पर था। इसके अलावा इस कर आय का उपयोग ज़्यादातर किस काम में लेती थी सरकार? यदि कर लेकर सरकार देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में या लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में यदि देती, तो ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता। मान लो हो सकता है भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसी सामाजिक सेवाओं और कल्याणकारी गतिविधियों पर यदि उस कर से एकत्र धन को यदि सरकार खर्च करती, तो ऐसी स्थिति में लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता। लेकिन क्योंकि सरकार ने ऐसा नहीं किया, वो सारा का सारा हमें ब्रिटिश सरकार को ऋणों के लेन-देन के रूप में भुगतान करना पड़ गया, जिसके कारण से देश का विकास नहीं हुआ। और भारत की जो स्थिति थी, कृषि, उद्योग से व्यापारिक सारी गतिविधियाँ जो हैं, वो पतन की ओर जाने लगी, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था जो है और ज़्यादा अ अ, पतन की ओर जाने लग गई। मतलब जो कृषि, उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों पर जो धन खर्च करना था सरकार को, क्योंकि वो सारा का सारा धन, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहें कि वो ब्रिटिश सरकार को ब्याज का भुगतान करने में सरकार को देना पड़ गया, जिसके कारण से वो जो धन कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास पर, उसके उन्नत करने पर लगाना था, वो उस पर सरकार नहीं कर पाई, जिसके कारण से और ज़्यादा नुकसान होने लगा, मतलब उसका और बुरा प्रभाव भारत पर दिखने लगा। अब है इंग्लैंड पर, तो अभी हमने देखा कि भारत पर जो प्रभाव पड़ा वो तो उसका बुरा प्रभाव पड़ा, लेकिन चूंकि इंग्लैंड में साधनों का हस्तांतरण हुआ था, तो वहाँ पर
उसके बहुत अनुकूल प्रभाव पड़े, मतलब और ज़्यादा अर्थव्यवस्था विकसित हुई। तो कैसे हुई इसको देखते हैं। भारत से इंग्लैंड में संसाधनों और पूंजी की भारी मात्रा में निकासी के परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन में जीवन स्तर और बेहतर हो गया। जब भारत में क्या हो गया, जीवन स्तर और बेकार हो गया, मतलब लोगों का जीवन स्तर उन्नत होना था वो और ज़्यादा नीचे की तरफ चले गए। लेकिन भारत में जो था वो जीवन स्तर, ब्रिटेन में जो जीवन स्तर था लोगों का, वो और ज़्यादा बेहतर हो गया। 1750 के बाद इंग्लैंड की कृषि और उद्योग में भारी निवेश किया। ये निवेश आंशिक रूप से इंग्लैंड और 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति के लिए, और 1750 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए ये सारा उसमें निवेश किया गया। इंग्लैंड ने क्या किया, भारत से जो संसाधन इंग्लैंड को दिए उनके विकास को उसने इंग्लैंड के विकास में काम में लिया। भारत में सेवा करने के बाद भी जो बचत और पेंशन जो थी वो ब्रिटिश अधिकारी जो थे वो भारी मात्रा में ब्रिटेन को भेज देते थे, जिससे इंग्लैंड में क्या हुआ, सड़कों का, रेलवे का, नहरों का निर्माण हुआ, नए आविष्कार हुए और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी से बदलाव जो हुआ। ये जो भी धन उन्होंने भेजा उसको ब्रिटिश सरकार ने निवेश किया, किसमें, उसके आधारभूत ढांचे के विकास करने में और अन्य क्षेत्रों में विकास करने में उसको लगाया, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था का और तेजी से विकास हुआ। भारत से इंग्लैंड में संसाधनों और सर्राफों की भारी मात्रा में निकासी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव डाला। भारत की अर्थव्यवस्था तो इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई, मतलब उस पर बुरा प्रभाव पड़ा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा विकसित हो गई। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये जो भी आर्थिक निकासी हुई उससे भारत के लोगों का या भारतीय अर्थव्यवस्था का या भारत के कृषि उद्योग व्यापार वो तो पतन की ओर जाने लगे, जिससे देश में और ज़्यादा गरीबी बढ़ने लगी। लेकिन वो जो धन था, जो भारत का जो धन था वो इंग्लैंड में गया और इंग्लैंड की सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर और ज़्यादा आधारभूत ढांचे का विकास करके अपने विभिन्न संसाधनों को वहाँ पर उपयोग में लेकर देश का तेजी से विकास किया। तो इस तरह से ये हुआ दोनों पर प्रभाव। अब आता है कि आर्थिक निकासी को कम कैसे किया जा सकता है। आर्थिक निकासी के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं ने कई उपायों का जिक्र किया। पहला उपाय नागरिक और सैन्य सेवाओं का भारतीयकरण था। मतलब सबसे बड़ा जो आर्थिक संसाधनों का हस्तांतरण क्यों हो रहा था कि उस समय जितनी भी नागरिक और सैन्य सेवाएं थी उसमें ब्रिटिश नागरिक जो है वो काम कर रहे थे, और वो नागरिक जो थे अपनी जितनी भी उनको वेतन मिलता था वो सारा का सारा उसका बचत और उसका बहुत बड़ा भाग वो विदेश में अपने ब्रिटेन में भेज देते थे, जिसके कारण से देश में, भारत में उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता था। लेकिन यदि हम उन क्षेत्रों में, उन सेवाओं में यदि भारतीय लोगों को शामिल करें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो धन जो उनको वेतन के रूप में मिलेगा, अन्य भत्तों के रूप में मिलेगा, वो भारत में ही रुक जाएगा और इससे भारत की सरकार जो है उसके देश के विकास में उसको काम में ले सकती है। तो उनका कहना था कि ब्रिटिश जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को धीरे धीरे कम किया जाए और भारतीय कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा, जब भारतीयकरण होगा इन सेवाओं का तो जब भारतीय नागरिक काम करेंगे तो उनको जो वेतन भत्ते मिलेंगे वो देश में ही रहेंगे, उनकी बचत भारत में ही रहेगी और उसको निवेश करके हम और ज़्यादा विकास कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भारत से वसूले गए घरेलू शुल्क में कमी, और इंग्लैंड द्वारा इस तरह के घरेलू शुल्क का एक बड़ा हिस्सा वहन किया। भारत में, भारत के लोगों के द्वारा जो घरेलू शुल्क वसूल किया जाता है उसको तो कम किया जाए और इंग्लैंड जो वसूल करती है, इंग्लैंड का जो है उससे ज़्यादा वसूल किया जाए। निकासी के बोझ को कम करने के लिए सुझाव दिया गया कि भारत में सरकारी भंडार खरीदना और निजी विदेशी पूंजी के बढ़ते आयात को रोकना था। मतलब पहले क्या था कि सरकारी भंडार का जो मेंटेनेंस था या उसका नियंत्रण था वो भी ब्रिटेन में खरीदे जाते थे, या फिर भारत में भी उनकी मरम्मत का काम जो ब्रिटिश अधिकारी करते थे वो भी भारत पर बोझ था। तो इसलिए भारत में ही वो भंडार खरीदे जाएं और विदेशी पूंजी का जो आयात है उसको रोका जाए। क्योंकि ये जो आर्थिक निकासी थी ये भारत के पूंजी निर्माण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा थी, और पूंजी निर्माण क्योंकि आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, बिना पूंजी के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता, चाहे वो उसमें कृषि का विकास करना है, उद्योगों का विकास करना है, व्यापार करना है, तो बिना पूंजी के, पूंजी निर्माण के हम किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि जब सारी पूंजी, पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग जब भारत से विदेशों की तरफ चला गया
ब्रिटिश सरकार की तरफ चला गया, तो ऐसी स्थिति में भारत में पूंजी निर्माण की कमी हो गई, और पूंजी निर्माण की कमी के अभाव में भारत में क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इस तरह से ये हमने लिया भारत में आर्थिक निकासी का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी की आर्थिक निकासी का सिद्धांत, जिसमें हमने इस लेक्चर में देखा कि आर्थिक निकासी का अनुमान विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कितना लगाया, फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इंग्लैंड पर क्या अनुकूल प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका सबसे बड़ा तरीका तो ये बताया कि किसी तरीके से सैन्य और नागरिक जो अधिकारी हैं वो भारतीय नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिया जाए, और ब्रिटिश नागरिकों को धीरे धीरे कम किया जाए, जिससे जो धन है वो भारत में रुकेगा और उसको निवेश करके देश आर्थिक विकास के मार्ग पर प्रशस्त होगा। थैंक यू।